नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। इस समय मैं जहां पर खड़ी हूं वहां न्यूनतम तापमान यानी इस समय का तापमान जो है वो -11 डिग्री सेल्सियस है। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा ठंड में खड़ी हूं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो जवान हैं वो इससे भी ज्यादा ठंड में खड़े हैं। लेकिन हिंद के जो जवान होते हैं, आज खबरदार में हम उनके हौसलों की भी कहानी सुनाएंगे आपको, क्योंकि तापमान चाहे कितना भी क्यों ना गिर जाए, चाहे क्यों नहीं हर ओर बर्फ ही बर्फ जम जाए, लेकिन जो तस्वीर उनके हौसलों की, उनकी हिम्मत की होती है, वो एक अलग ही कहानी कहती है। आज खबरदार में हम तमाम ऐसी ही खबरों पर नजर डालने वाले हैं, जिनमें खासकर लद्दाख की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको मिस नहीं करनी चाहिए। चीन की सेना ठंड के आगे लाचार हो चुकी है। आज मैं पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों में गई, भारत और चीन के विवाद का केंद्र बने पेंगोंग गई, और जो मैंने देखा है उसके आधार पर कह सकती हूं कि भारत की सीमाएं सुरक्षित हाथों में हैं। ये कठिन हालात में तैयार की गई रिपोर्ट है। इसमें आपको कई जरूरी जानकारियां मिलेंगी और परिस्थितियों का ज्ञान भी मिलेगा। मैदानी इलाकों में ठंड से ठिठुरने वालों को यह भी याद रखना चाहिए कि राष्ट्र की रक्षा का संकल्प सिर्फ एक शब्द नहीं, इस संकल्प के लिए हड्डियां गलाने वाली ठंड में लगातार खड़े रहना होता है, चौकन्ना रहना होता है, और यह सुनिश्चित करना होता है कि देश पर कोई आंच ना आए। बुद्धिजीवी तर्क वितर्क कर सकते हैं, लेकिन ये सारे तर्क सैकड़ों किलोमीटर पीछे छूट जाते हैं। यह भारत का वंदन होता है। इसीलिए आज इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को मिस मत कीजिएगा, मेरे साथ चलिएगा। इसके अलावा आपको ज़ंस्कार पर होने वाली चादर ट्रैकिंग से आपका परिचय करवाएंगे। वहां चादर बर्फ को कह रहे हैं। नदी पर फैली बर्फ की चादर पर चलने का अनुभव क्या होता है, यह आप आज विस्तार से देख पाएंगे। यह भी आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जो मेरे सहयोगी अशरफ वानी ने भेजी है। इसके बाद पाकिस्तान भी लिए चलेंगे आपको, जिसे टुकड़े टुकड़े करने की आवाजें बुलंद हो रही हैं। पाकिस्तान का प्रांत सिंध अब बगावत वाले तेवरों के साथ आवाज उठा रहा है। पाकिस्तानी सेना अत्याचार करती है, पाकिस्तानी सरकार सौतेला व्यवहार करती है, सिंध हर तरफ से मारा जा रहा है। वहां के लोग दुनिया के बड़े नेताओं की तस्वीरें लहराकर आजादी मांग रहे हैं, और इन तस्वीरों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी है। कूटनीति की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, इसीलिए पाकिस्तान में बलूचिस्तान और सिंध की डबल बगावत का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लिए चलते हैं, क्योंकि भारत और चीन के बीच LAC पर जो टकराव है उसके लगभग 10 महीने पूरे हो चुके हैं। भारतीय सेना वहां पर डट कर खड़ी है। आज मैं ईस्ट लद्दाख के तमाम इलाकों में गई और वहां पर देखा कि किस तरह के हालात हो गए हैं। आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे जो झरने हैं, जैसे जो नहर हैं, जो नदियां हैं, उन सबको तराश कर उनकी बर्फ की मूर्ति बना दी गई हो। कुछ इस तरीके से वो जम गए हैं अपनी जगह पर। नदी, नाले, पहाड़ सब कुछ जम गए हैं। कुछ अगर नहीं जमा है तो हमारे जवानों का हौसला, क्योंकि उस ऊंचाई पर भी, उन परिस्थितियों में भी वो लगातार डट कर खड़े हैं। आपने ये भी सुना होगा कि किस तरीके से चीन के जो सैनिक हैं उनमें से 10,000 को पीछे हटना पड़ा। कुछ इस तरह की परिस्थितियां यहां पर हो गई। तो आज मैं आपको ईस्टर्न लद्दाख का पूरा हाल दिखाती हूं, जहां पर 1 मिलीमीटर जमीन से भी पीछे नहीं हटे हैं हमारे जवान और आगे नहीं बढ़ने दिया है चीन के सैनिकों को। पूर्वी लद्दाख में हम मौजूद हैं, जहां पर भारत और चीन के बीच लगातार कई महीनों से तनाव कायम है। यहां पर देखिए तापमान गिरना शुरू हो चुका है। -19 डिग्री सुबह के 9 बजे यहां का तापमान है। इस समूचे इलाके का इतिहास कुछ ऐसा रहा है, जो कि अक्सई चीन से लगता हुआ इलाका है। चीन कोशिश करता है कि सलामी स्लाइसिंग करे, यानी पतला पतला धीरे धीरे तिल तिल कर वो जमीन पर आगे बढ़ता जाए, लेकिन इस बार हिंदुस्तान ने ठान लिया है कि बिल्कुल भी चीन को आगे बढ़ने नहीं देना है। इन सड़कों के रखरखाव को देखकर आप इस बात को महसूस कर सकते हैं कि भारत की तैयारियां किस तरह की रहती हैं। यहां पर गांव भी एक और रहते हैं। यहां पर जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर लोगों के रहन सहन में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं, उनको लेकर किसी तरह की समस्याएं नहीं हो रही हैं, क्योंकि भारतीय सेना डटी हुई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। भारतीय सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डटी है। यहां से लेके आगे साउथ पेंगोंग तक का पूरा सफर हम आपको दिखाएंगे, और वहां तक आप देखेंगे कि हिंदुस्तान किस तरीके से चीन को एक रत्ती आगे बढ़ने देने के मूड में नहीं है। चीन चाहे लाख गीदड़ भभकिया दे दे, लेकिन हिंदुस्तान रुकने वाला नहीं है। ईस्टर्न लद्दाख की जो समूचा सड़क का जो रास्ता है उस पर आप निर्माण
जगह जगह पर देखते रहेंगे। और सिर्फ निर्माण नहीं होता है, बल्कि चूंकि पहाड़ों के कुछ हिस्से अगर मान लीजिए गिरकर सड़क पर आते हैं, उस वजह से सड़कों को चालू भी रखना होता है और सड़कों की मरम्मत का काम भी जरूरी है, क्योंकि यहां से सेना के वाहनों को आगे गुजरना होता है। अब चीन कहता है कि भाई आप यहां पर निर्माण का काम न करें, लेकिन यह हिंदुस्तान की जमीन है। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे आगे तक जहां पर चीन की गंदी निगाहें भी पड़ती हैं, वहां तक भारत पीछे हटता नहीं है, बल्कि इसी तरीके से हिंदुस्तान के जांबाज हजारों फीट की ऊंचाई पर माइनस के तापमान में दिन रात एक करके ये जो कनेक्टिविटी है, यानी जुड़ाव है बाकी हिस्सों से, उसे किसी भी तरीके से कम नहीं होने देना चाहते, बल्कि बढ़ाना ही चाहते हैं। धीरे धीरे पहाड़ियों की ऊंचाई बढ़ रही है और इसके साथ ही बढ़ रही हैं यहाँ की चुनौतियां भी। इस तरह के एवलांच प्रोन एरियाज जहां पर हिमस्खलन आते हैं, वहां पर ऊंची पहाड़ियों पर भारतीय सेना ने अपना कब्जा लगातार बनाया हुआ है, नियंत्रण बनाकर रखा है। ये चीज चीन को बहुत चुभती है, लेकिन उससे ज्यादा सोचिए कि जहां पर सांस लेने में इतनी तकलीफ हो, वहां पर किस तरीके से चीन जैसे दुश्मन से मुकाबला होता होगा, किस तरीके से चीन की तरफ से जो सैनिक आते हैं उन्हें धरा जाता है यहां पर और उसके बाद लौटाया जाता है चीन को, उन्हें यह साफ करके कि चाहे कितनी भी मुश्किल चुनौतियां न हो, हम यहां पर हमेशा तैनात रहेंगे, सजग रहेंगे। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, सर हिमालय का लेकिन न झुकने दिया। ये पंक्तियां नहीं है केवल, इसी इलाके में भारतीय फौज ने 1962 में जंग लड़ी थी। उस समय जो ये ठंड है, और ठंड का आलम आप पहाड़ों पे बर्फ को देखकर नहीं, आप मेरे पीछे इस जमी हुई नदी को देखकर लगाइए। इसका कतरा कतरा जम चुका है पूरी तरीके से। जिस तरीके से इसने बहना शुरू किया होगा, समझ लीजिए। और ये जनवरी का जो महीना होता है वो सबसे ठंडा होता है यहां पर लद्दाख में। इस माहौल में हमारे सैनिक एलएसी पर लगातार तैनात हैं। चीन ने 10,000 सैनिक अपने पीछे हटा लिए हैं, लेकिन ऐसी जमी हुई नदियों झीलों के इर्द गिर्द भारतीय सेना की पूरी तैनाती हमेशा रहती है। यह समूचे ईस्टर्न लद्दाख का आलम हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई बार सियासत में भी उलझकर यह कहा जाता है कि दुश्मन आगे बढ़ आया है, कई बार संशय और शक उठाया जाता है। लेकिन सोचिए, इसका एक एक हिस्सा, जो हिंदुस्तान की जमीन का एक एक हिस्सा जो है, उस हर जगह पर चाहे कितनी ही कठिनाई क्यों ना आ जाए, चाहे सांसें आए ना आए, लेकिन हमारी सेना तैनात रहती है लगातार। पूर्वी लद्दाख को दिखाते हुए हम अब पहुंचे हैं पेंगोंग सो, यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी का झील, जहां पर चीन की गंदी निगाहें हमेशा लगी रहती हैं। अब देखिए, इस समय जो पेंगोंग सो झील है, 14,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित, वो पूरी तरीके से जम चुका है। ये खारे पानी का झील है, यानी जमने में और ज्यादा समय इसे लगा है, यानी तापमान और ज्यादा यहां पर इस समय गिरा हुआ है। लेकिन भारतीय सेना के जवान यहां पर तैनात हैं। आम दिनों में, यानी कि गर्मी के मौसम में, यहां पर बहुत चटक नीला आपको पेंगोंग सो नजर आएगा। इस समय आपको ग्रे रंग में नजर आ रहा है। कहते हैं एक दिन के भीतर कई कई रंग बदल लेता है ये पेंगोंग झील, लेकिन चीन जैसे चालाक देश से कम ही रंग बदलता है। फिर भी उन्हें जवाब देने के लिए भारतीय सेना इन कठिन परिस्थितियों में भी हमेशा लगी हुई है। और यहां के फिंगर्स को लेकर भी जिस तरह का विवाद है कि चीन कितने हिस्से में और भारत क्या अपने नियंत्रण को अभी तक लागू रख पाया है, तो उसको लेकर किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। यहां पर तो हिंदुस्तान ने अपने हिस्से में पूरी तरीके से पर्यटकों के लिए इसे अब खोल भी दिया है, यानी छुपाने के लिए कुछ नहीं है। जो देश छुपा रहा है, यानी चीन, शायद जवाब उससे मांगना चाहिए। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और हितेश कुमार के साथ श्वेता सिंह, लद्दाख आज तक।
चीन के लिए समस्या सिर्फ एक तरफ की नहीं है कि जो भारतीय सैनिक हैं वो किस तरीके से एलएसी पर डटे हुए हैं और चीन को पीछे हटने पर बार बार मजबूर करते हैं। ज्यादा डोमिनेटिंग पोजीशंस भारतीय सैनिकों ने हासिल कर रखी हैं। चीन को इस बात से भी एतराज होता है कि क्यों भारत जो निर्माण का काम है वो इतनी तेज रफ्तार से करता है। चीन को इस बात से भी दिक्कत होती है कि क्यों भारत सामान्य कर रहा है सभी परिस्थितियों को। लद्दाख पर्यटकों की पसंदीदा जगह है और इसी में एक हिस्सा है ज़ंस्कार वैली का। जिस तरीके से आपने ईस्टर्न लद्दाख में देखा है कि किस तरीके से नदियां और नहर जम गए हैं, ज़ंस्कार में इस जमी हुई बर्फ का इस्तेमाल किया जाता है ट्रैकिंग के लिए। चादर ट्रैकिंग इसे कहा जाता है। मेरे सहयोगी अशरफ वानी वहां पर पहुंचे, उन्होंने ये ट्रैकिंग करने का प्रयास भी किया और साथ ही वहां से आपके लिए रिपोर्ट लेकर आए हैं कि किस तरीके से ज़ंस्कार फेस्टिवल की तैयारी पूरी है और अब बस कल से शुरुआत होने वाली है। हजार फीट की ऊंचाई, बर्फ से जमी हुई नदी और यही जमी हुई नदी पैदल आने जाने का रास्ता। हम लद्दाख के उस इलाके तक पहुंच गए जो बर्फबारी के बीच सर्दियों में हर जगह से कट जाता है, जहां सर्दियों में जमी हुई ज़ंस्कार नदी पर चादर ट्रैकिंग बहुत पॉपुलर है। बहाव के साथ चलना एक आम कहावत है, लेकिन चादर ट्रैकिंग में उल्टा है। यहां पर आप दरिया की दिशा जो होती है उसके प्रीत यानी अगेंस्ट चलते हैं और यही कुछ न कुछ अलग अनुभव इस एडवेंचर ट्रैकिंग में होता है। जहां पर इस वक्त हम ज़ंस्कार दरिया पर चल रहे हैं और पानी दूसरी तरफ दूसरी दिशा में बह रहा है, क्योंकि एक तरफ ये पूरा दरिया जम चुका है जिस पर चादर ट्रैकिंग होती है और दूसरी तरफ दरिया का अपना पानी जो है वो बहता चला जा रहा है। अगर आप कभी बर्फ से जमी हुई नदी में नहीं चले तो लद्दाख की ज़ंस्कार नदी की इस वक्त की तस्वीरें देख लीजिए। इस जमी हुई नदी पर चादर ट्रैकिंग करते हुए उन टूरिस्ट को देख लीजिए जिन्हें इस बार जनवरी के दूसरे हफ्ते से चादर ट्रैकिंग की परमिशन दी गई है। दरअसल पहले इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि चादर ट्रैकिंग का मतलब होता क्या है। चादर बर्फ को कहते हैं और जो सफेद जमे हुए बर्फ की चादर दरिया पर बिछती है उसे चादर कहते हैं और उस पर चलने को चादर ट्रैकिंग। दरअसल ज़ंस्कार का इलाका देश और दुनिया से 6 महीनों तक सर्दियों के दौरान रास्ते बंद होने के कारण कट जाता है। पहले जमाने में लोग ज़ंस्कार से लेह आने के लिए इसी दरिया का रास्ता चुनते थे, क्योंकि पूरा दरिया जम जाता है और उसी पर चलकर वो लेह शहर पहुंच जाते थे। यकीन करना मुश्किल होगा कि बर्फ में जमी ये वही ज़ंस्कार नदी है जिसमें गर्मियों के दिनों में इतना तेज बहाव होता है कि इस पर नजर टिकाना भी मुश्किल है, और सर्दियों में ये इस कदर जम जाती है कि इसे आने जाने और ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। सिंधु नदी का एक हिस्सा ज़ंस्कार दरिया भी है। गर्मियों के महीनों के दौरान अगर इस दरिया के बहाव को देखा जाए तो यहां पर नजर भी नहीं टिकती, इतना तेज बहाव इस दरिया का गर्मी के महीनों के दौरान होता है। और यही कारण है कि रिवर राफ्टिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण दरिया इसी ज़ंस्कार दरिया को माना जाता है और पूरे गर्मी के महीनों के दौरान यहां पर एडवेंचर राफ्टिंग टूरिज्म होता है। लेकिन सर्दियां शुरू होने के साथ ही ये दरिया उस हद तक जम जाता है जिसकी कल्पना करना भी काफी मुश्किल होता है। ये भारत के सबसे अनोखे और सबसे चैलेंजिंग ट्रैक में से एक है। बर्फबारी, बर्फीले तूफान और -30 से -35 डिग्री टेम्परेचर के बीच यहाँ जाना और ट्रैकिंग करना बर्फ के योद्धा बनने जैसा है। पूरी ट्रैकिंग इसी जमी हुई नदी पर ही होती है, इसलिए इससे बड़ा एडवेंचर और कोई नहीं हो सकता। पहले विदेशी पर्यटकों में चादर ट्रैकिंग काफी लोकप्रिय थी, लेकिन अब धीरे धीरे देश के पर्यटक भी इसका भाग बन रहे हैं और सर्दियों के दौरान सैकड़ों की तादाद में अलग अलग शहरों से जवान पर्यटक कश्मीर में, खासतौर से लद्दाख के इस क्षेत्र में चादर ट्रैक के लिए पहुंचते हैं और काफी लोकप्रिय हो रहा है। At times we had -35 degrees -35 degrees and we had to sleep in the sleeping bags in the tent. That was very chilling, and it's bad luck that we couldn't complete the trek because the chadar was broken at the last moment.
we were really 95% reached, and the 5% we couldn't complete. I'm sure that some other time in a year or 2 year we come back again and complete the trek. Everything that you want to do, अगर आपको आपका लेस बांधना है तो it is like a big task. Okay, आपको gloves निकालने हैं, and the moment you remove your gloves, your hands are frozen. You can't bend down to tie your lace. So mentally you have to be prepared. Okay, bhai, I have to go through this. Only then there will be a journey within saying that yes, mentally I'm fit. आपको mentally prepare होना है कि आप ठंड में रहेंगे and you have to survive here. So I got this I got to know about चादर with one of my friend. Then मैंने decide किया कि मुझे जाना है. I have decided कि I have to go. I will survive there. And ये 10 दिन की जर्नी है टोटल. और अगर आप मेंटली प्रिपेयर है तो हाँ कुछ भी टफ नहीं है आपके लिए. इस बार चुनौतियों के बावजूद चादर ट्रैक को जनवरी में ही खोला गया. हर दिन 4 ग्रुप को ट्रैक पर जाने की परमिशन है और हर ग्रुप में 10-10 टूरिस्ट होते हैं. जमी हुई ज़ंस्कार नदी पर यह चादर ट्रैक हर साल जनवरी से लेकर फरवरी के दूसरे हफ्ते और कई बार मार्च तक भी खुला रहता है. पिछले साल 2000 टूरिस्ट ने यहां आकर ट्रैक कंप्लीट किया था. इस बार भी यहाँ टूरिस्ट ठीक ठाक संख्या में है. LAC पर तनाव का थोड़ा बहुत असर जरूर होगा, लेकिन यहाँ आने वाले लोगों का जोश भी दोगुना है. भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! अशरफ वानी, ज़ंस्कार वैली, लद्दाख, आज तक. लद्दाख में हालात पूरी तरीके से सामान्य हो रहे हैं. चीन को पसंद आए ना आए, पर्यटक बड़ी तादाद में आ रहे हैं और ज़ंस्कार वैली में ये पहली बार हो रहा है कि ये यूथ फेस्टिवल का यहाँ पर आयोजन हो रहा है, विंटर स्पोर्ट्स का आयोजन हो रहा है. इसकी शुरुआत की है यहाँ के जो सांसद हैं उन्होंने, सेरिंग नामग्याल. और जो ये पूरा इवेंट होगा, इस दौरान खेल मंत्री किरण रिजिजू यहाँ पर रहेंगे, लद्दाख के उपराज्यपाल यहाँ पर रहेंगे. तो 13 दिनों तक 13 अलग अलग स्पोर्ट्स का यहाँ पर आयोजन होने वाला है. कुल मिलाकर लद्दाख जो है वो खुली बाहों के साथ आपको कह रहा है कि आइए, आप भी लद्दाख आइए, यहाँ पर सब कुछ सामान्य है. चीन का जहां तक सवाल है उसका ख्याल हमारे सैनिक रख रहे हैं. वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि दूसरों के टुकड़े टुकड़े के मंसूबे पालने वाले पाकिस्तान के कैसे खुद टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं. रहिए खबरदार. आप सीधे लद्दाख से देख रहे हैं खबरदार, लेकिन अब हम चीन की जगह पाकिस्तान की बात करते हैं, यानी अपने दूसरे पड़ोसी की बात करते हैं. कहते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें एक दिन गिर जाता है. पाकिस्तान ने यह कोशिश की थी और 1971 में उसके खुद के 2 टुकड़े हो गए थे. बांग्लादेश का जन्म हो गया था. अब पाकिस्तान की तरफ से और भी कई कोशिशें होती रहती हैं. वो कश्मीर में उपद्रव मचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बीच पाकिस्तान की सड़कों पर आजकल जो नारे लग रहे हैं, जो आवाज बुलंद हो रही है, वो है सिंध के लोगों की. सिंध के लोग चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से अलग हो जाएं और जिन नेताओं से उन्हें खासकर उम्मीद है, उन नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं. इससे पहले ही बलूचिस्तान में कितनी आवाजें उठ चुकी हैं. यानी कुल मिलाकर अब तो यही सवाल है कि क्या टुकड़े टुकड़े हो जाएगा पाकिस्तान. ये पाकिस्तान की सड़क है. यहाँ पाकिस्तान की आवाम आक्रोश के नारे लगा रही है, लेकिन हवा है प्रधानमंत्री मोदी की. जबान पर सिंध की आजादी की मांग और गुहार मोदी से. उन्नीस 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे. इसी इतिहास से सिंध के लोगों में उम्मीद और जोश है. तब हो गया था तो आज एक बार फिर हो सकता है. पाकिस्तान के महत्वपूर्ण प्रांत सिंध को आजादी क्यों चाहिए? ये सवाल पूछो तो सिंध के लोग जवाब देते हैं, हमारे साथ सौतेला व्यवहार होता है. सेना अत्याचार करती है और इमरान की सरकार इग्नोर मारती है. जाएं तो जाएं कहां? ये तस्वीरें देखकर पाकिस्तान के हुक्मरानों का हलक सूख गया होगा. सिंध के लोग दुनिया के बड़े नेताओं से मदद की गुहार लगा रहे हैं.
रैली में लहरा रहे पोस्टरों पर ध्यान दीजिए। पहली पंक्ति में एक महिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लिए हुए है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल समेत दुनिया के कई बड़े नेताओं की तस्वीरें लहराई जा रही हैं। पोस्टर्स पर लिखा गया था कि सिंध को पाकिस्तान से आजादी चाहिए। सिंध के लोगों से इमरान खान पक्षपात करते हैं, सेना लोगों की आवाज दबाती है और उनके अधिकारों का हनन किया जाता है। पाकिस्तान के पंजाब के सामने मुल्क का हर प्रांत छोटा है, किसी का कोई महत्व नहीं। सभ्यता के रजिस्टर से सिंध का नाम काटा जा रहा है, लोगों को हीन महसूस करवाया जाता है। और कल जब साईं जीएम सैयद की बरसी पे सिंध में प्रोटेस्ट हुए, रैलियां निकाली गईं, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, यूनाइटेड नेशन, इन सब के लीडरान की भी पिक्चर्स थी उस रैली में। और उसमें इन सब से रिक्वेस्ट की गई थी कि हमारे तरफ खुदारा हमारी तरफ देखें, हम लोग किस जिंदगी कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं और हम किन तकलीफों से गुजर रहे हैं। कश्मीर में बगावत का बीज बोने वाले पाकिस्तान की खुद की जमीन खिसक रही है। ये सड़क सिंध की है, यहाँ हुक्म इमरान का चलता है, लेकिन दिल में हिंदुस्तान बसता है। बलूचिस्तान और सिंध का ये मानना है कि सीपीईसी के द्वारा इन दोनों प्रांतों के ऊपर चीन का पूरा कंट्रोल हो जाएगा। यही नहीं, ग्वादार और बादीन को लेकर के भी उनकी मांग है कि इनके ऊपर भी चीन का नियंत्रण हो जाएगा। यही कारण है कि बलूचिस्तान और सिंध दोनों ही प्रांत पाकिस्तान से अलग अपना देश की मांग कर रहे हैं। सिंध के लोगों को लगता था कि बंटवारे के बाद नए मुल्क में उन्हें जन्नत मिल जाएगी, पाकिस्तान के लिए दी गई उनकी कुर्बानियों को याद किया जाएगा, लेकिन यहाँ इन्हें दोयम दर्जे का नागरिक ही माना गया। ये बात पिछले 1.5 साल में खास तौर पर उठती आई है। सिंध का बच्चा गैरतमंद पंजाब की गुलामी से निजात चाहता है। मैं नहीं चाहता हूं कि एक भी पंजाबी छावनी, एक भी पंजाबी पुलिस, एक भी पंजाबी रेंजर्स सिंध में हो। पंजाबी सिंधियों उठो, सिंधियों नौजवानों तुम उठो, महाजनों उठो, मिलो, एक दूसरे से जमा हो। हम इनसे प्यार से कह देंगे 3 दिन के अंदर अंदर सिंध छोड़ दो। जुल्म से जमहूरियत नहीं चलती, जुल्म से सिर्फ तानाशाही हांकी जाती है। बलूचिस्तान के बाद सिंध के लोग भी यही देख रहे हैं। यहाँ बिलावल भुट्टो का सितंबर 2019 का बयान सुनिए, जिसमें वो सिंधियों पर हो रहे जुल्म के आधार पर पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की बात कह रहे थे। अब 1.5 साल बाद हालात वही हो गए हैं। आप अपने ही अवाम पे जुल्म करते रहो, आप अपने अवाम के मुआशी हुकूक, इंसानी हुकूक को छीनते रहो और फिर इसके ऊपर उनके शहर में, उनकी जमीन पे कब्जा करने की कोशिश करो। आप समझते हो कि आपका वफाक बचेगा? हम तो आखिरी दम तक बचाने की कोशिश करेंगे, हम अपना खून देंगे, सर देंगे, मगर पाकिस्तान को आंच नहीं आने देंगे। सिंध मां है पाकिस्तान की। सिंध ने कंसीव किया था। आप बैठ के इस असेंबली में बैठ के कहते हो कि कुछ नहीं हुआ। अगर पीपल्स पार्टी जैसी जमात खड़ी नहीं होगी, जो खड़ी है, उन्होंने कहा है मैं सर दूंगा, खून दूंगा। उनके नाना ने अपना खून दिया, सर दिया, उनकी वालदा ने अपना खून दिया और सर दिया। तो फिर कल सिंधु देश भी बन सकता है अगर पीपल्स पार्टी जब तक है, हम तो सिंधु देश वालों के साथ लड़ते रहे। कराची सिंध की राजधानी है और देश की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। इमरान ने यहाँ अपना दखल बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 149 का इस्तेमाल करके कराची को केंद्र शासित इलाका घोषित करने की सोची। ये बात
सिंधियों को मंजूर नहीं थी। इसीलिए बेनजीर भुट्टो की पार्टी और खुद उनके बेटे बिलावल ने अलग सिंध की गोटियां सेट करनी शुरू कर दी। यानी अब टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान के हालात बन रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान का 62% हिस्सा इस समय आजादी मांग रहा है। क्षेत्रफल के लिहाज से देखें तो सिंध पाकिस्तान का 18% है और बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44% हिस्सा है। नक्शे पर आधे से ज्यादा पाकिस्तान अंदर ही अंदर संघर्ष, टकराव और विद्रोह की स्थिति में है। सबको लगता था कि लोगों की आवाज को दबा देंगे, सच को जंजीरों में जकड़ लेंगे, लेकिन अब पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है। आज तक ब्यूरो। तो पाकिस्तान में जो सिंध के ये लोग हैं, उनका ये मानना है कि अंग्रेजों ने उनके साथ नाइंसाफी की थी। उन्हें जबरन एक तरीके से 1947 में पाकिस्तान को सौंप दिया गया था। यहां पर खबर की पूरी पिक्चर को समझ लेना जरूरी है। सिंध क्षेत्र में पाकिस्तान से अलग होने की एक कुदरती छटपटाहट है। 1967 में पहली बार सिंध की आजादी की मांग राजनीतिक तौर पर उठी। सिंध के नेताओं GM सैयद और पीर अली मोहम्मद राशिदी ने सिंध को पाकिस्तान से आजाद करने की मांग की। 1972 में सैयद के राजनीतिक दल ने अलग सिंधु देश का औपचारिक प्रस्ताव सामने रखा। सिंध में उर्दू थोपने और मुहाजिरों को बसाने से गुस्सा पनपा था। हालांकि खुद सिंधी रहे जुल्फिकार अली भुट्टो के पाकिस्तान के PM बनने की वजह से अलग सिंध का मुद्दा कमजोर भी पड़ा था। लेकिन सिंध के साथ भेदभाव और वहां पाकिस्तानी सेना के अत्याचार ने एक बार फिर सिंध की आजादी की मांग को मजबूत कर दिया है। बीते दशकों में कई सिंधी नेता, एक्टिविस्ट और छात्र गायब हुए हैं, उनकी हत्याएं हुई। पाकिस्तान की समस्या सिर्फ एक नहीं है कि कहीं वो टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। उसकी जो इज्जत तार तार होती है वो तो रोज की कहानी हो चली है। इमरान खान एक बहुत बड़े क्रिकेट के खिलाड़ी थे। दुनिया में क्रिकेटर के तौर पर उनका सम्मान भी बहुत बड़ा था, लेकिन एक प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जो कामकाज किया है उसकी वजह से उनकी इज्जत और उनकी फैसला लेने की क्षमता, उनकी तमाम नीतियां, हर एक चीज कटघरे में है। अब देखिए कि जो पाकिस्तान अभी तक कर्ज के बोझ तले दबा था, मलेशिया ने उसके विमान तक को जब्त कर लिया है। इमरान खान की हालत इन दिनों ऐसे जहाज के कप्तान की तरह है जिसका इंजन खराब हो गया है और हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था ने इमरान के लिए कोविड-19 से कम बड़ा संकट नहीं खड़ा किया है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत कुछ ठीक होती भी है तो वो कर्जों की वापसी और ब्याज के नाम पर खर्च हो जाती है। नतीजा खजाना खाली। इमरान के पास है तो बस जुबानी बतौलेबाजी। क्योंकि असल में तो 5 साल के बाद फैसला, ये पब्लिक ने ये फैसला करना है कि क्या हमने उनकी जिंदगी बेहतर की या नहीं की, क्या हमने लोगों के लिए जो हमने उनसे वादे किए थे वो पूरे किए या नहीं किए। PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का बोइंग 777 जैसे ही कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर उतरा, पहले से तैयार अफसरों ने विमान को अपने कब्जे में ले लिया। ये इमरान की जोरदार अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती थी। पहली बार किसी देश का पैसेंजर एयरक्राफ्ट कर्ज ना चुकाने पर जब्त किया गया है। विमान से पाकिस्तान के झंडे हटा दिए गए। आसमान में उड़ने वाले क्रू मेंबर पैदल कर दिए गए। इस्लामाबाद में हड़कंप मचा तो मलेशिया के लिए उड़ान भरने वाले दूसरे एयरक्राफ्ट को रोक दिया गया। डर यह था कि कहीं यह भी जब्त न हो जाए। दरअसल PIA ने 2 विमान लीज पर लिए थे और 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का किराया नहीं दिया। जाहिर है बेइज्जती तो होनी ही थी। कौमी एयरलाइन के तर्जुमान ने तस्दीक की है कि आज सुबह बोइंग 777 कुआलालंपुर से पाकिस्तान वापसी के लिए तैयार था। मुसाफिर भी तैयारे में बैठ चुके थे, लेकिन फिर अमले को अचानक आगाह किया गया कि एक अदालती हुक्म के बाइस परवाज की इजाजत नहीं दी जा सकती। याद कीजिए, साल 2019 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के इस्लामाबाद दौरे के लिए खान साहब बिछ गए थे। अवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ी। याद कीजिए, इस्लामाबाद दौरे पर इमरान क्राउन प्रिंस के लिए ड्राइवर भी बन गए थे। इमरान की मेजबानी से खुश होकर सऊदी अरब ने खजाना खोला और $3 बिलियन का कर्ज
तुरंत दे दिया। लेकिन अब सऊदी क्राउन प्रिंस ने जोर का झटका धीरे से देते हुए पैसे वापस मांग लिए। नतीजा ये कि इमरान खान को चीन के एक बैंक से भारी ब्याज पर कर्ज लेकर लौटाना पड़ा, यानी एक कर्ज को लौटाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ा। कि हम जो कर्जों के ऊपर हम सूद दे रहे हैं, उस सूद को देने के लिए हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। पिछले 2.5 साल में इमरान खान के सत्ता संभालने के बाद पाकिस्तान ने करीब 11,000 अरब पाकिस्तानी रुपए उधार लिए हैं। इसके बावजूद गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया है। बची आज सूफी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने मुलाकात की है एनएसए अजीत डोभाल से। इस डेलीगेशन ने एनएसए से स्पष्ट तौर पर यह कहा कि जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उन्हें रोकने की आवश्यकता है देश में, ताकि शांति बढ़ सके। कट्टरपंथी ताकतों से लड़ने का इरादा लेकर देश भर के सूफी धर्मगुरुओं ने एनएसए अजीत डोभाल के साथ ये मुलाकात की। ये मुलाकात हजरत दीवान सैयद जैनुल आबदीन अली खान साहिब की अगुवाई में हुई। सूफी परंपरा के 20 प्रमुख सज्जादानशी एनएसए से ये कहने के लिए आए थे कि कट्टरवाद से शांति और सौहार्द पर उठ रहे खतरे से कैसे लड़ा जाए। मीटिंग के दौरान ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशी काउंसिल के चेयरमैन सईद नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि सरकार दरगाहों के वेलफेयर के लिए कदम उठाए। एनएसए से मुलाकात में काउंसिल की ओर से ऑल इंडिया दरगाह बोर्ड बनाने और दरगाह मामलों पर राज्य मंत्री की नियुक्ति की सलाह भी दी। जो दरगाहों के अंदर जो संत के वंशज होते हैं, जो सज्जादा नशीन होते हैं, जिनको जो आध्यात्मिक प्रमुख होते हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी डिग्निटी को मेंटेन किया जाए। और ये लोग सूफियों का मुल्क रहा है, सूफी संतों का हमारा मुल्क रहा है। हम चाहते हैं कि सूफी तो कमिटेड हैं टू फाइट एंड टू स्टैंड अगेंस्ट दी रेडिकलाइज, बट सूफियों की जो इंटरनल प्रॉब्लम, सज्जादा नशीनों की दरगाही की बेसिक प्रॉब्लम, जो वफ़ के मामला हैं, डिफरेंट मैटर्स हैं, उनके लिए हम हुकूमत से हमारी बात रखने आए थे। बहुत पेशेंटली डोभाल साहब ने हमें सुना, हमारी बात को सुना। हमें पूरा यकीन है कि हमारी बात को हुकूमत तक पहुँचाया जाएगा। बैठक के दौरान एनएसए अजीत डोभाल ने सूफी धर्मगुरुओं और दरगाहों की भूमिका की तारीफ की। एनएसए डोभाल ने कहा कि देश में शांति और भाईचारा बढ़ाने में दरगाह अपनी जिम्मेदारी निभाते आए हैं। मनजीत सिंह नेगी, दिल्ली, आज तक। सीधे लद्दाख से आप आज खबरदार देख रहे थे, जिसमें हमने आपको पूर्वी लद्दाख में किस तरह के हालात में हमारे सैनिक तैनात हैं उसका पूरा हाल बताया है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।